पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश से वादा किया था कि आतंकियों को कल्पना से भी परे सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब देने के लिए खुली छूट दी थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात भारतीय सेना ने की, जबकि करीब 50 पाकिस्तानी सेना के अफसर और जवान भी ढेर किए गए। खुद पाकिस्तान भी एक संख्या तक तो मान ही रहा है। सीज फायर के बाद कल प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए जवानों का हौसला भी बढ़ाया। अब बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। जरा तिरंगा यात्रा की तस्वीरें निकाल दीजिए। ये देखिए, लखनऊ की तस्वीरें हैं ये। देश के कोने कोने में, अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पर निकले। उन्होंने भारत मां के नाम के जयकारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए और हाथों में उनके तिरंगा था। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर तमाम राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाला है। पूरे देश में इसकी कामयाबी का जश्न बीजेपी मना रही है। बीजेपी सेना के शौर्य को सलाम करते हुए ये भी बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर बिना मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के संभव नहीं था। कुल मिलाकर बीजेपी सेना के साथ मोदी सरकार की भी चर्चा कर रही है आज जब जश्न मना रही है। विपक्ष पूछ रहा है, जब सेना ने अपने शौर्य से पाकिस्तान को सबक सिखाया तो इसमें सरकार अपनी सियासत क्यों चमका रही है। आज इसी पर हल्ला बोल करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से नेता, कौन कौन से मुख्यमंत्री आज सड़कों पर निकले भारतीय सेना के शौर्य को तिरंगे के साथ सलाम करने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलका लांबा कांग्रेस पार्टी से होंगी। अन्य भी कई मेहमान हमारे साथ होंगे। हमारे साथ लगातार यहाँ पर स्टूडियो में स्क्वाड्रन लीडर गिन्नी चौधरी भी बनी हुई है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। भारत माता की पाकिस्तान को घुटने पर लाने वाले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता आम लोगों को बताने और विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए बीजेपी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। यात्रा के दूसरे दिन दिल्ली से लखनऊ और देहरादून से भुवनेश्वर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम मौजूद रहे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन विपक्ष तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। उसका आरोप है कि बीजेपी सेना के बहाने सियासत कर रही है और वो हर चीज को इवेंट बना देती है। देश के सम्मान की जो लड़ाई सरहद पे हमारी सेनाएं लड़ रही हैं, उनको सलाम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो इवेंट में मैं तब्दील कर देते हैं, तो उनका कार्यक्रम है। इससे पहले पूर्व से ही जय हिंद यात्रा कर रही है और देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके शौर्य को सलाम करने के लिए पूरे देश में तिरंगे के साथ यात्रा कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस को थैंक यू कहने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर न्याय का नया संकल्प है। सेना को राजनीति में मत घसीटिए। हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। करने वाले लोग करते हैं, लेकिन हम सकारात्मक लोग। वहीं बिहार में शहीद के सम्मान और अपमान के नाम पर सियासत सुलग रही है। इस सियासत को 3 तस्वीरों के जरिए समझिए। बिहार में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान से संघर्ष के दौरान शहीद हुए बीएसएफ जवान मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर जब पटना पहुंचा था तो सीएम नीतीश कुमार वहां नहीं गए। शहीद का परिवार एयरपोर्ट से छपरा तक पहुंच गया, फिर भी नीतीश नहीं पहुंचे। लेकिन जब सीएम को छपरा जाना हुआ तो उनके दौरे से पहले नई सड़क बनवा दी गई। देखिए, नीतीश के छपरा दौरे से पहले शहीद इम्तियाज के गांव नारायणपुर तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क आनन फानन में बना दी गई। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश के बैठने के लिए वहां लगाए गए अस्थायी टेंट में सोफे और कालीन को भी विपक्ष मुद्दा बना रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश शहीद के घर सिर्फ 6 मिनट ही ठहरे, जिसमें शहीदों के परिजनों से सिर्फ 4 मिनट की मुलाकात हुई। हो सकता है कि मुख्यमंत्री आ रहे हो तो उनके लिए बन रही होगी। लगातार आप देखिएगा कि बिहार और केंद्र में एनडीए की सरकार है। कम से कम अब तो सारी सुविधाएं इस गांव में होनी चाहिए। वो अपने माता पिता के राज को देख रहे हैं
उनके माता पिता जब बिहार में शासन कर रहे थे 90 से लेके 2005 तक, तब तक बिहार में सड़क नहीं था, गड्ढा था। वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान पाक का साथ देने वाले तुर्की और अजरबैजान का विरोध भी तेज हो गया है। बीजेपी कह रही है कि तुर्की और अजरबैजान के साथ हमें किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। हैरानी की बात है कि भारत ने हमेशा तुर्की की मदद की है। 2023 में भूकंप से तबाही के बाद भारत पहला देश था जो तुर्की की मदद के लिए आगे आया था। अब पुणे समेत कई शहरों में तुर्की के खिलाफ लोगों की नाराजगी देखी जा रही है। यहाँ तक कि व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले सेब का बहिष्कार भी कर दिया है। भारत ने तय कर लिया है कि तुर्कियों को अपनी करतूतों के लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी। जैसे ही हमने नोट डाला उसके बाद से हमने देखा है 22% लोगों ने फ्लाइट कैंसिल कर दी है टर्की की, और मोर देन 30% फॉर अजरबैजान की कैंसिलेशन हो चुकी है। वहीं विपक्ष मोदी सरकार से लगातार संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा है। दरअसल विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के सीजफायर ऐलान समेत कई मुद्दों पर सरकार से सवाल करना चाहता है। इसीलिए फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर और उसको लेकर हो रही सियासत थमती नहीं दिख रही। आज तक ब्यूरो। खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दें, सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया, लेकिन उससे भी पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने पाक के एयर डिफेंस सिस्टम को जैम किया था। ये बड़ी खबर, ये बड़ी कामयाबी, क्योंकि इस पर चर्चा बड़े दिनों से हो रही है। 23 मिनट तक एयर डिफेंस सिस्टम पर हमने जैम कर दिया था उनका, तभी हम इस तरह से अपने हमले को अंजाम तक ले गए। पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था एयर डिफेंस सिस्टम। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास भी किया, हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को जैम भी कर दिया। अब इसीलिए चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान अपने लगभग 70 से 80% जो रक्षा सौदे हैं, खरीद है, वो चीन से करता है। दो ही बातें हो सकती हैं, एक तो जो आत्मनिर्भर भारत में हमने अपने हथियार इस्तेमाल किए हैं वो सभी के सभी चीनी मेड हथियार पर बहुत भारी साबित हुए हैं, यानी मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना पर पूरी तरह से हावी, भारी, कामयाब होता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो पाकिस्तान को एक बार फिर चीनी माल ने तबाही की कगार पर ला दिया। अब ये उनको समझना होगा कि उनके सिस्टम्स अगर फेल हुए, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें हमने L-70 गन्स का इस्तेमाल किया है, S-400 का इस्तेमाल किया, वो किस तरह से कामयाब रहे। और आदमपुर एयरबेस में जब पीएम पहुंचे तो पीछे तस्वीर में भी वो दिख रहा था, इस बात की गवाही कि पाकिस्तान हमारा बाल भी बाका नहीं कर सका। लेकिन वहां के एयर डिफेंस सिस्टम इस बुरी तरह से तबाह हुए कि हम रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुरीद के तमाम जगहों पर जाकर हमने सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, क्योंकि उनके एयर डिफेंस सिस्टम को न सिर्फ हमने पूरी तरह से लॉक किया लगभग 23 मिनट के लिए, जैसी कि जानकारी आ रही है दावे के अनुसार, वहीं दूसरी तरफ हमने उसको बाईपास भी किया और अटैक कामयाबी से कर पाए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी पार्टी, आपके नेता दिखा दीजिए, तमाम आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैंने परिचय नहीं कराया। अलका लांबा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता। डॉक्टर नवल किशोर हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ रहे हैं। अचल कुमार जी, जो कि अचल कुमार मल्होत्रा जी फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा जी जेडीयू के हमारे साथ आइडियोलॉग जुड़ रहे हैं, नेता जुड़ रहे हैं। ये हम तस्वीरें आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं, ऐसी अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते रहेंगे, और जो जो मुख्यमंत्री शामिल हुए उनकी तस्वीरें भी हमने बनाई है ग्राफिक्स में, वो भी दिखा दीजिए। सुधांशु जी, ये विपक्ष वाले कह रहे हैं कि आप लोग इसको इवेंट बना रहे हैं। अंजना जी, जो लोग इवेंट का आरोप लगा रहे हैं, इवेंट तो छोड़िए, वो तो कमेंट भी ढंग के नहीं करते थे। आज जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। जो इवेंट का आरोप हम पे लगा रहे हैं उनके कमेंट इस समय पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं, पाकिस्तान की आर्मी अपनी ऑफिशियल ब्रीफिंग में उन विपक्ष के नेताओं के कमेंट को यूज कर रही है। इससे दिखाई पड़ता है कि सेना के प्रति सद्भावना का भाव इनके कमेंट तक में ढंग से नहीं आता है, और यदि जनता के मन की जो भाव है उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता उसे अभिव्यक्त करती है तो उसमें इनको इवेंट नजर आता है। तो मुझे लगता है कि ये इनकी सोच का अंतर है, और वो हमेशा से है, क्योंकि इनके लिए तो देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम, एक ही पंक्ति में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी और जो हमारे विपक्षी दल हैं, केवल मौके पे ऐसा लगता रस्म अदायगी के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से इनका बस इतना नाता है कि दीवालों पर लिख देते हैं, दिवाली पर पुट जाता है।
इनके भाव में, इनके कार्यशैली में, इनके भावनाओं में, इनके वक्तत्व में वो चीज नजर नहीं आती। आज स्थिति यह है कि बिल्कुल एक टेक्निकल बात पहले कहना चाहूंगा, जो अभी आपके में बताया जा रहा था, जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने यूज किया था, एक टेक्निकल बात यह है कि चाइना के जितने भी वॉर इक्विपमेंट्स हैं, आज तक रियल वॉर में उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है कभी। बिल्कुल, क्योंकि चाइना ने 62 और 79 की वियतनाम वॉर के बाद आज तक कोई वॉर नहीं लड़ी है। उनके घर के अंदर कोई आतंकवाद का इशू नहीं है जिसमें उन्होंने कोई लाइट वेपन्स भी कभी यूज किए हों। तो आप ये समझ सकते हैं, और यूएन पीस कीपिंग फोर्स में उनका इन्वॉल्वमेंट मिल रहता था। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने वहां जाना शुरू किया है। इसके विपरीत भारत ने 4 लड़ाइयां सीधे लड़ी हैं, आतंकवाद से निरंतर लड़ा है, संयुक्त राष्ट्र सेना में हमारी बहुत सक्रिय भागीदारी रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने रियल मैच खेले हैं, उन्होंने नेट प्रैक्टिस की है। तो सिमुलेशन के ऊपर जो आप रिजल्ट देखते हैं और रियल फील्ड में जो रिजल्ट देखते हैं, उसमें जो अंतर है वो चाइनीज प्रोडक्ट और इसमें नजर आ रहा है, जिसे मैं पहले भी कह चुका हूं अंजना जी, दर्शकों के समझ के लिए, कि आप कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल या कार खरीदते हैं तो कहा जाता ना, कंपनी दावा करती है कि ये इतना माइलेज देगी और इसका मेंटेनेंस इतना आएगा, पर जब आप जमीन के ऊपर उतारते हैं तो आपको नजर आता है कि वो आदर्श परिस्थितियों की बात थी, वो एक्चुअल परिस्थिति में उतना नहीं है। जबकि भारत का ने आत्मनिर्भर होकर अपने वेपन्स बनाए, हमारे जो बाहरी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड हैं। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो हमारे जो वेपनरी थी, दिस वाज ट्राइड एंड टेस्टेड ड्यूरिंग द वॉर, और उनकी ट्राइड टेस्टेड नहीं थी, तो पहले टेस्ट में वो फेल होते हुए नजर आए। और यहां पर मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगा, भारतीय सेना का भी जो मनोबल था और सरकार ने जिस प्रकार का संबल प्रदान किया, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात थी। कि अगर आप देखें तो 3 बार हमने हमारी सरकार में रहते हुए एग्रेशन किया है पाकिस्तान के खिलाफ। पहला 2016 में हमने जाकर उनका आतंकवादी अड्डा ध्वस्त किया, और वो भी आर्मी के थ्रू जाके। 2019 में हम उससे एक स्टेप आगे गए, अब हमने एयरफोर्स का यूज किया और लॉन्च पैड को ध्वस्त किया जी। और उस समय दोनों चीजें सरप्राइज एलिमेंट थी, क्योंकि पाकिस्तान को कभी सपने में गुमान नहीं था कि युद्ध न होते हुए भी भारत सेना भेज देगा या एयरफोर्स का इस्तेमाल करेगा। और इस बार हमसे एक स्टेप आगे गए, पिछली बार लॉन्च पैड ध्वस्त किया था, इस बार हेडक्वार्टर ध्वस्त किया। और इस बार तो पाकिस्तान चौकन्ना भी था, जल थल नभ तीनों से, मगर इसके बावजूद हमने सफलतापूर्वक जो किया है। और इस समय इंटरनेशनल मीडिया में जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि उनका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था वहां तक जाकर हिट होने की स्थिति हुई, और उसके बाद क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई है, शायद यह रहस्य का खुलासा कुछ दिनों के बाद होगा। तो मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में सारे देश को साथ होकर एक स्वर में बोलना चाहिए, और किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न करना मुझे उचित ही नजर नहीं आता, बल्कि ये राष्ट्र के लिए घातक भी नजर आता। ठीक है अलका जी, अब आप सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी को आप कटघरे में खड़ा कीजिए, जो प्रश्न सरकार से कर रहे हैं वो भी वाजिब है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये सेना की जीत है, तो इस जीत में तो आपको भी सड़कों पर निकलना चाहिए, अलग जश्न मनाइए। जैसे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वैसे सेना सफलता यात्रा निकाल सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि पाकिस्तान वाले सड़कों पर निकलकर इसको अपनी विक्ट्री बता रहे हैं। उस झूठ को बस्ट करना तो हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ अंजना जी, कांग्रेस निकली थी, कांग्रेस बीच संघर्ष में निकली। हमारी सेना जब घुस गई और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, पूरी देश की कांग्रेस जय हिंद यात्रा तिरंगा निकाल रही थी। जंतर मंतर में मैं भी खड़ी थी, हमारे केसी वेणुगोपाल जी सीनियर लीडर सब उतरे, राहुल गांधी जी ने मशाल जुलूस निकाला जिसे दिल्ली पुलिस ने रोका। किसी ने देखा नहीं देखा, हमने इंतजार नहीं किया था कि ये रुकेगा और श्रेय लेने के लिए हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। हम सेना संघर्ष करी थी, हम थे। कांग्रेस खड़ी थी सरकार के साथ कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाई, दोनों बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं आते, और राहुल जी और खड़गे जी कहकर आते हैं कि बिना शर्त जो भी फैसला, जो भी कदम सेना सरकार उठाएगी हम खड़े हैं। हम अंत तक खड़े रहे, युद्ध चल रहा था, जो भी संघर्ष चल रहा था, लेकिन वही दूरदर्शन का एक चैनल जो इनके हाथ में है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगाकर उन्हें गद्दार बता रहा था। फिर भी संयम हमने नहीं खोया। लीडर और डीलर में फर्क है। इंदिरा जी के समय भी यही देश, यही सेना थी, आज भी वही देश, वही सेना है, लेकिन वो लीडर थी। आज डील हो रही है ट्रेड को लेकर, संघर्ष विराम कहां घोषणा होती है? अमेरिका का राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, फिर पाकिस्तान से आता है। हमारी सेना, हमारे 140 करोड़ को लगता है कि हम घुस गए। हमारे पूर्व सेना के जवानों की आंखों में आंसू हमने आप ही के चैनलों पर देखे कि जवान शहीद होता है, जवान हारता नहीं है,
जवान या तो शहीद होता है या जीतता है। वो धोखा महसूस कर रहा है कि सेना को भी विश्वास नहीं लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप आज भी अरब देशों में जाकर कहते हैं कि मैंने इन्हें ट्रेड का, हाँ, समझौते के तहत बैठिए, डिनर करिए, ये करिए। और प्रधानमंत्री जी ने माना है कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ थे मैं वहां के, उन्होंने फोन किया, हमें कहा गिड़गिड़ाए, ये कर लो, हमने कर लिया। ऐसे कैसे कर लिया? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आ गया क्या? पूछना चाहते हैं। हाफिज सईद घूम रहा है वो सड़कों पर, जुलूस निकल रहे हैं वहां पर उनके जश्न के। हाफिज सईद आतंकियों के जुलूस है, वो सामने खड़ा चुनौती दे रहा है, घुस के मार रहे थे हमारे 9 ठिकाने थे और 10 और 11 में वो खत्म होने वाला था। आपने क्यों वापस ले लिया? आज मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी। आज विंग कमांडर वोमिका सिंह, विंग कमांडर वो हमारी कर्नल हमारी जो साफिया कुरैशी है, क्या कह रहे हैं? मध्य प्रदेश के मंत्री पाकिस्तान आतंकियों की बहन को हमने पाकिस्तान को नंगा करने के लिए, जवाब देने के लिए आगे उतारा। सलाम करते हैं मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट को, स्वयं संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कराई, कार्रवाई करने को कहा है। बर्दाश्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका यह मंत्री पद पर बना कैसे हुआ है? और आपने जो बात शुरू में हिमांशु जी ने कही, ध्यान से अंजना जी आप सुनिएगा, उन्होंने कहा पाकिस्तान में विपक्ष के विरोधियों के वीडियो दिखाए जा रहे हैं। ये बात किसने कही? विक्रम, हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी ने जब यही बात कही, उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के नेता विपक्ष के नेताओं के वीडियो दिखा रहे, तो इससे यही तो फर्क है पाकिस्तान हिंदुस्तान में। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। बस इसी बात पर हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की बेटियों की तस्वीरें, अभद्रता, नीचता दिखाने का काम भाजपा के लोगों ने किया और उन्हें अपने अकाउंट को प्राइवेट करना पड़ता है। विंग कमांडर भूमिका ने ऐसा क्या कह दिया कि आपने उनपे भी हमला किया, उनका भी चरित्र हनन और पता नहीं क्या क्या बकवास सोशल मीडिया पर? क्या उसने यही तो कहा था कि ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संवैधानिक मूल्यों पर जो है वो नींव खड़ी है, उस पर भी हमले किए? ये चल क्या रहा है? आपने चलिए जल्दी से एक बार इसका सुधांशु जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। ये सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश के आपके जो ये मंत्री हैं, इनके खिलाफ आपकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है आज ये बताइएगा। आप उसकी निंदा करते हैं, आप उसको गलत मानते हैं, ये ठीक नहीं है सर। कर्नल सोफिया कुरैशी को बिठाया गया था वहां पर देश को बताने के लिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है आपकी पार्टी, आज जवाब दीजिए सर। देखिए, मध्य प्रदेश के उस मंत्री ने अपना बयान भी वापस ले लिया है, माफी भी मांग ली है और पार्टी ने भी उसके ऊपर बहुत नाराजगी व्यक्त की। नहीं सर, जब बयान वापस ले लिया गया, फिर एक नियम बना लेते हैं सर, एक नियम बना लेते हैं, ठीक है। सांसद जी मैं आपसे एक सेकंड आपको रोक के बोल रही हूँ। देखिए, एक नियम बना लेते हैं, आप भी आगे से उधर का इस्तीफा मत मांगिए, फिर क्यों ये ड्रामा करना है? अरे पूछिए, निंदा की, निकाला, आप भी बोल रहे हैं कि निकालेंगे नहीं, निंदा कर दिया, तो वो भी आपसे ना पूछे कि निकाला। नहीं, फिर ये बराबरी का गेम खेलिए ना, क्यों करना है ये रोज बैठ के टीवी पे? आपने निकाला, हम नहीं निकालेंगे, आपने निकाला। अंजना जी सुनिए ना, सुनिए। क्यों वो मंत्री बने रहेंगे सर? अच्छा नहीं, अंजना जी मेरी पूरी बात सुनिए तब बात कहिए। अरे अंजना जी बराबर की बात करिए। इन्होंने कहा भारत की सेना का चीफ सड़क छाप गुंडा है, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा हाफिज साहब है, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा ओसामा जी, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा कि अफजल हालात का मारा है, माफी मांगी। बीच में नहीं, अलका जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट, प्लीज एक सेकंड अलका जी, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। अरे भाई लेट मी कंप्लीट। जाकिर नायक शांति का मसीहा है, माफी मांगी ना। बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, माफी मांगी ना। पाकिस्तान के सेना चीफ को गले लगाया सिद्धू ने, माफी मांगी ना। मणिशंकर अय्यर ने जाकर कहा पाकिस्तान में मोदी को हटाओ, माफी मांगी ना। अंजना जी अभी गिनाना शुरू करूंगा तो हमारा आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए, माफी मांगी ना। ये तो माफी मांगते ही नहीं है, ये गलती मानते ही नहीं है। एंटी इंडिया सेंटीमेंट पे इतना आगे चले जाते हैं। बिल्कुल वही बात जो अलका जी मैं याद दिलाना चाहता हूं। आपने कहा अलका जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है क्योंकि मैं एक शो में 2 लोगों को एक साथ नहीं बोलने देती हूँ। यू विल हैव टू वेट फॉर योर टर्न। और प्लीज पूरा कीजिए सुधांशु जी। हाँ अब सुन लीजिए। और हाँ बिल्कुल, मैं संक्षेप में 2 लाइन में पूरा कर देता हूं। मैं तो मुद्दे की बात करने की बात था। इन्होंने कहा इंदिरा जी के जमाने में क्या विपक्ष था कि अटल जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी, जिसको आप लोग आज तक कोट करते हैं। 95 में जेनेवा में लाया था पाकिस्तान प्रस्ताव, तो नरसिम्हा राव सरकार के डेलीगेशन को लीड अटल जी ने किया था। जब मनमोहन सिंह के बारे में नवाज शरीफ ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी तो मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में बोला था। एक आज का विपक्ष है। और वैसे भी बहुत सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जब इंदिरा जी ने इस समय किया था
और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने हमारे विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था, इस बार एक लाइन नहीं आई। यूनाइटेड नेशंस में हमारे विरुद्ध प्रस्ताव आया था, नहीं लाइन आई। अलका जी ने याद हो 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ यूएन में वोटिंग की थी और सोवियत यूनियन ने हमारे पक्ष में वीटो किया था जाके। और सुनिए, इसके बाद इतना ही नहीं, बांग्लादेश क्या 5 पैसे का टिकट लगाया गया था, 5 पैसे का सेस। 55 साल पहले के 5 पैसे आज के 5 रुपए के बराबर हुए। हर सामान पे 5। आज कोई सेस लगा ना। किसी देश ने आप पे हमले की धमकी दी ना। और सोवियत यूनियन का भी ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदारी थी हमारी, उनके साथ क्या क्या डील हुआ था। अब केजीबी और सीआईए के जो आर्काइव्स खुल गए, बस एक ही बात कहना चाहता हूं, सोवियत यूनियन ने हमें सपोर्ट करने के बदले में कहा, जो कहा हमने सब किया। हमने कहा प्रिवी पर्स खत्म, हमने कहा बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, पीएसयू करो, कमिटेड जुडिशरी करो, और लास्ट में उसने कहा अपना नाम चेंज करो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने कहा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो। इन्होंने कहा जो हुक्म मेरे आका, सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक हो गया साहब। अब ये सारी चीजें केजीबी, मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, यूरी ब्रेजनेव के जो संस्मरण हैं, येवगेना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, इसमें रेफरेंसेस के साथ लिखे, ठीक है, चलिए, डिसीजन नंबर दिस, लेटर नंबर दिस, उसके बाद जाके पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि सोवियत यूनियन ने क्यों किया था। आज मोदी जी के टाइम में एक प्रस्ताव नहीं हुआ ओआईसी में, कोई मुस्लिम देश अगेंस्ट में नहीं, यूनाइटेड नेशन में कोई प्रस्ताव नहीं, किसी प्रकार का सेस नहीं। इसलिए दोनों में अंतर है। उस जमाने में 2 शक्तियां थी, एक आपके साथ खड़ी थी और बदले में बहुत सारी कीमतें वसूल। जी, मैं लौट रही हूं। अलका जी, ठीक है, आप उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन आपने भी तो कोई कार्रवाई नहीं की। आप उनको क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हटा रहे हैं? अरे राफेल पे नींबू मिर्ची लटका के कौन बैठा था? आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। अभी भी सब कह रहे हैं कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई आपके नेता इमरान मसूद सबूत मांग रहे हैं, आप कौन सी कार्रवाई कर देते हैं जो उनसे पूछ रहे हैं? सबका तो वही हाल है। कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी थी और सेना के साथ, सरकार को सेना के साथ खड़ा होना था, वो कांग्रेस से लड़ती रही, कांग्रेस अध्यक्ष को गद्दार बताती रही। हमने बिल्कुल ये कहा राफेल नींबू बांधने के लिए नहीं, मिर्ची बांधने के लिए नहीं खरीदे थे, याद दिला रहे थे, छोड़िए राफेल, पाकिस्तान को बताइए। हमने 123 का सौदा किया था, आपने 23 राफेल लिए, वो नींबू और मिर्ची जो टांगे थे वो निकाल लीजिए, और हमें खुशी है हमारी सेना ने निकाले और मुंह तोड़ जवाब दिया। अटल जी में और मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को अपना राजधर्म निभाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए समझाया। आज भी अटल जी होते तो मोदी जी को कहते राजधर्म निभाइए, अमेरिका के सामने, पाकिस्तान के आतंकियों के सामने घुटने मत टेके। यही अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा था, जब 90,000 की पाकिस्तान सेना ने हमारे भारत के सामने घुटने टेके थे। आज वही इंदिरा गांधी को बार बार अपमानित करने का काम भाजपा के प्रवक्ता चैनल पर आप करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इनका साथ दे। हम सेना का साथ देंगे, आज की सेना के साथ खड़े हैं, और पूछेंगे, लोकसभा का सत्र बुलाने का दबाव बनाएंगे और पूछेंगे सीज फायर वाला धोखा इस देश की सेना इस देश के साथ क्यों किया, क्या समझौते अमेरिका से किए। आपके IMF में आपको जब पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज दिया जा रहा था, तो आपका फ्रांस जिससे आपने राफेल लिया आपके साथ नहीं, अमेरिका आपके साथ नहीं, रूस आपके साथ नहीं, चीन आपके साथ नहीं, आप अकेले पड़ गए, आपने भी वॉकआउट कर दिया। आपने IMF में वोट करके पाकिस्तान को मिलने वाले इस कर्ज का विरोध क्यों नहीं किया, हम पूछना चाहते हैं। हाफिज सईद सीज फायर की शर्त पे हाफिज सईद जिंदा क्यों नहीं माना गया? सुधांशु जी का जवाब इससे ले लेंगे, लेकिन अलका लांबा जी, आपने भी कोई जवाब मुझे नहीं दिया। जिस पायलट को सोचिए, उसके परिवार की सोचिए, जिस पायलट को अगले दिन इसी राफेल विमान पर उड़ान भरनी थी, जब उसने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उसमें नींबू मिर्ची टांग के बार बार वीडियो दिखा रहे हैं, उसका मोराल कितना हाई हुआ होगा। आप लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और आप समर्थन आज कर रही हैं ये भी। हालांकि मुझे जितना याद आ रहा है आपकी पार्टी ने उससे इनकार किया था, क्योंकि देखिए ऐसे वक्त पर कोई भी बयान, जबकि सेना अपनी कार्रवाई को प्लान कर रही थी, स्ट्रैटेजाइज कर रही थी, कोई भी बयान इस तरह का ठीक नहीं, उतना ही गलत है जितना MP के इस मंत्री का बयान है जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गिनी चौधरी जी, सबसे दिलचस्प तो यह है कि हम वापस उस पर पॉलिटिकल डिबेट पर जाएं। जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम है उसको लॉक भी किया हमने, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, उस खबर पर मैं जा रही हूं और पूछ रही हूं आपसे, हम लॉक भी कर पाए और बाईपास भी कर पाए, जबकि हमारा AD उनके हर वार को रोक पाए। देखिए
अर्चना, हमारे एडी सिस्टम में जैसे कि हमने हमेशा से बात की है, S-400 की बात हुई है, और जो पाकिस्तानी जो इक्विपमेंट्स हैं वो बेसिकली जो उन्होंने चाइना से लिए हैं वो एक रिवर्स इंजीनियर किए गए इक्विपमेंट है। जैसे कि जो उनका एडी सिस्टम था HQ9, उसे बोल सकते हैं S-300 जो एक इंफीरियर S-400 के कंपेयर में इंफीरियर इक्विपमेंट है, उसको भी रिवर्स इंजीनियर करके पाकिस्तान इज यूजिंग दैट। तो आप समझ रहे हैं, तो उसको हमारी सेना ने उसको वो जैसे काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक, आप सरल भाषा में बता सकते हैं, क्योंकि हम हवाई सुरक्षा की बात करें, हमारे दर्शक भी समझे, और जो चीनी माल पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया वो ध्वस्त हो गया। वो बता रही कि S-400 हम इस्तेमाल करते हैं, उससे जो एक जनरेशन एक जनरेशन पीछे है S-300, उसको भी रिवर्स इंजीनियर करके उनका जो एडी सिस्टम में क्या किया, रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे कि उसकी कॉपी करना, आप ये कह सकते हैं, उसकी कॉपी की गई है। तो वो इक्विपमेंट है और उसको हमने काइनेटिक नॉन काइनेटिक, जैसे कि मैं हमेशा से बताती आई हूँ, हार्ड किल, और हमने जो आज आपने शो किया है शो में चाइना जो है उसका सॉफ्ट किल भी किया है हमने। सिस्टम, हवाई सुरक्षा के भी सिस्टम दूसरे की उठा के नकल करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है। और जब पहली बार पाकिस्तान ने आजमाया तो फिर मतलब अब जैसे सुधांशु जी कह रहे थे कि उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया, तो शायद उनको भी टेस्ट करने का मौका अभी मिला होगा। हाँ, तो पाकिस्तान भी अब सोचेगा, सामने है कि वो टेस्ट में फेल हो गया। पाकिस्तान भी सोचेगा कि ये जो चीन से हमने माल लिया हुआ है, बाकी जितना सेल भाव में लिया होगा, शायद उस थोक को निकालना जरूरी है, क्योंकि वो इस तरह से उनको मौके पर अगर परेशान करा है। अचल कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे भारत की कूटनीति को लेकर प्रश्न करना चाहती हूं, क्योंकि भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने साफ किया, बीते दिन हमने जायसवाल साहब को सुना, प्रवक्ता जी को, साफ उन्होंने कहा कि ना तो ट्रेड की कोई बात हुई थी, यानी जो ट्रंप ने कहा है ट्रेड की धमकी वाली बात वो झूठ है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी साफ कहा कि कश्मीर में हमें मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। अब हम कहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं आपको पोस्ट ट्रंप का जो बड़बोलापन है? अचल जी देखिए, इसके दो चीज हैं, इसे दो तरीके से देखिए। पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया और हमारी पोजीशन क्या है। जी, डोनाल्ड ट्रंप जब से अपना 2.0 वर्जन में आए हैं, वैसे उससे पहले भी वो अपने आप को शांति दूत की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। खुले शब्दों में कहते हैं कि मेरी लेगेसी जो है, मैं चाहूंगा कि मुझे बाद में याद किया जाए पीस मेकर के तौर पे, शांति दूत के तौर पे। मैं पूरी दुनिया में शांति और अमन बनाऊं। हालांकि अगर ऐसी बात है तो फिर रुकवा दो इजराइल और हमास की वार, रुकवा दो रशिया और यूक्रेन की वार। उन्होंने एक बड़बोलेपन में कहा था कि मैं एक दिन में रशिया और यूक्रेन की वॉर को रुकवा दूंगा। अब वहां तो वो फिलहाल फेल हो गए। यहाँ उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि अपने आप को प्रोजेक्ट करने की। अब उन्होंने, देखिए, मध्यस्थता और ये मीडिएशन और फैसिलिटेशन में फर्क होता है हमारी इसमें। अगर आप नुआंसेस को देखेंगे, हो सकता है उन्होंने फैसिलिटेट करने की कोशिश की। ये तो सच है कि हमारे विदेश मंत्री भी और सबसे बात कर रहे थे, उनसे भी बात कर रहे थे। उनके जो विदेश मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो भी पाकिस्तान से बात कर रहे थे, हमसे भी बात कर रहे थे। सब तरफ से बातचीत हो रही थी। उनकी जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि डी एस्केलेट करो। और इस बात पे उन्हें कोई नाराजगी नहीं थी कि हमने टेररिज्म को अटैक किया। वो कर भी नहीं सकते, मॉरली इट्स नॉट पॉसिबल। सारी पूरी दुनिया हमारे साथ जी। अब उन्होंने एक मौका था ये दिखाने को दुनिया को कि देखिए, मैं एक जो है एक पीस मेकर हूँ, और मेरी इंटरवेंशन, मेरी मध्यस्थता से एक इतना बड़ा हादसा होने से बच गया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद दो देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी। आपको याद होगा, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जेडी वांस ने प्राइम मिनिस्टर से बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें कुछ ऐसी इंटेलिजेंस मिली है कि ऑफ द रैम्प कोई एक्शन लेने वाला है पाकिस्तान। ऑफ द रैम्प डिक्शनरी मीनिंग तो ये होता है कि हाईवे से आप स्लिप रोड पे निकल रहे हैं, लेकिन कॉलोकियल मीनिंग में है कि कुछ बहुत बड़ा करने वाला है जो अस्वीकार्य होगा, पूरी दुनिया को स्वीकार नहीं होगा। खुले शब्दों ने कहा। तो ये उन्होंने शायद एक ब्लफ खेला या क्या किया, ये बात हुई या नहीं हुई। सारांश में ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करी इन वेस्टेड इंटरेस्ट। ट्रेड से उसे लिंक कर रहा है सऊदी अरेबिया में बैठ के। शायद वो कहना ये चाह रहा है कि ट्रेड इज बेटर देन वॉर। तो मुझे नहीं पता उसका ये ट्रेड कहाँ से वो एंगल बीच में ले आया, क्योंकि वो उनके साथ ट्रेड करने के लिए गया, तो शायद वो ट्रेड बीच में लेके आ गया। जी जी। हमारी पोजीशन ये है, क्रिस्टल क्लियर पोजीशन है
कि हम कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहते, ना मानेंगे कभी। और कश्मीर को लेके हमारा एक ही मुद्दा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस करो। और ये पीएम ने कल साफ भी कर दिया था, अचल जी, ये प्रधानमंत्री ने कल साफ भी कर दिया था, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था। और ये विदेश मंत्रालय की भी तरफ से कहा गया कि फैसला हमारा था, डीजीएमओ ने उनके जब गुहार लगाई तब जाकर यहां से युद्ध विराम की बात आई। लेकिन जो पूरी चर्चा हो रही थी, अब सत्यप्रकाश मिश्रा जी, मैं उसमें आपको शामिल करना चाहती हूँ। मतलब शहीद के घर पर जाना था मुख्यमंत्री जी को, तो वहां पर कोल्टार बिछा दिया गया, सड़क बना दी गई, क्या हो रहा है? घर पे वो गए हैं और वो उनका कोई कार्यक्रम कहीं था, तो उन्होंने श्रवण कुमार जी जो मंत्री हैं पहले उनको भेजा और फिर बाद में वो खुद शहीद के घर पर गए। इस पर इतनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहीद के घर पे नहीं जाएंगे, ये संभव ही नहीं है, या कोई भी व्यक्ति उनको जाना चाहिए और वो गए। इस पर मीडिया इस तरह के आक्षेप ना लगाए। सोशल मीडिया में थोड़ी सी बात उठी थी, लेकिन उसका जवाब पार्टी ने भी दिया और हम लोग भी दे रहे हैं, और वो तस्वीर सामने है कि सीएम नीतीश कुमार वहां पहुंचे हैं। अब ये जो पूरी क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में एक इंटरवेंशन, ये पूरी दुनिया की मीडिया ने लिखा है कि साउथ एशिया में वो नहीं चाहेगा कि भारत एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो। कांग्रेस का ये कहना कि सीज फायर वो करता है जिसने सीज फायर वायलेट किया और घोषणा उसी को करनी है। अब उसने ये डिस्क्लोज कर दिया अपने आका अमेरिका को, उन्होंने वो कहते हैं तीर उड़ा लिया। इस पर यदि कांग्रेस पार्टी इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी कमजोर कर रही है, ये बताकर बार बार बोलकर कि क्या आपका अमेरिका आका है, क्या वो हस्तक्षेप करेगा, क्या कांग्रेस पार्टी को शायद याद ना हो कि सऊदी के धरती पर उनके थरूर साहब क्या बोलकर आए थे 2010 में जब वो विदेश मंत्री थे? शब्द था वैल्यूएबल इंटरलोक्यूटर, पढ़िएगा जाकर के, अलकलामा जी मौजूद हैं कांग्रेस की प्रवक्ता। उसको भी उस समय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने खारिज किया था, और उस समय उसको बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया गया क्योंकि शशि थरूर साहब ने उसको फिर री इंटरप्रेट किया 1 मार्च 2010 को। तो भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता, भारत अपनी सामरिक शक्ति को समझते हुए वही फैसला करता जो राष्ट्रीय हित में हो। वो राष्ट्रीय हित का फैसला था। अगर कोई विरोधी देश जिसने सीज फायर का एक मंशा जताया, जिसने वायलेट किया सीज फायर को, हमने तो आतंकी ठिकाने उड़ाए थे, हमने कहा कि आपके सैन्य ठिकाने उड़ाने वाले हैं, आपने सीज फायर बार बार वायलेट किया, हमने उसका माकूल जवाब दिया। उसने कहा नहीं प्रभु, आप नहीं करना चाहते, सीज फायर चाहते, डीजीएमओ को फोन किया हॉटलाइन पे, स्वीकार किया कि हम नहीं चाहते कि साउथ एशिया के बॉर्डर्स में इस एरिया में कोई युद्ध का माहौल बने, जो प्रधानमंत्री महोदय ने अपने राष्ट्र के संबोधन में दोहराया है कि युद्ध का माहौल दौर नहीं है तो आतंकवाद का भी दौर नहीं है। रहा सवाल पीओके पर, उस पर सभी पार्टियों की एक ही स्थिति है कि हमें उसको वापस लेना है, उसकी स्ट्रैटेजी तय होगी। भारत अलग अलग फ्रंट पर अलग अलग तरीके से चुनौतियों का सामना लगातार कर रहा है, और ये पूरी समस्या का जन्मदाता कौन इस देश में? नहीं जाना चाहते कांग्रेस जी, उस विवाद में बिल्कुल नहीं जाना चाहते। आपके राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा, सभी पार्टियों ने कहा, सरकार के हर निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। तेजस्वी जी तो कह रहे पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा निकालिए, तिरंगा यात्रा की तस्वीरें दिखाइए। तो निर्णय सरकार ने लिया, आपको खड़े रहना चाहिए, तो आप नींबू मिर्ची बांधकर घूमने लगे। एक नींबू मिर्ची मैं कहता हूं राहुल जी के भी गले में बांध दीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे राहुल जी। थोड़ा आपको लग रहा था रफाल काम नहीं कर रहा, मुझे तो लग रहा है राहुल जी काम नहीं कर रहे। नींबू मिर्ची पूरा कांग्रेस पार्टी अपने गले में बांधकर घूमे, क्योंकि राष्ट्रीय हित में कांग्रेस पार्टी कोई काम नहीं कर रही है, राजनीति अलग कर रही है और झूठ का कहते हैं साथ देंगे। ये कैसा साथ है तुम्हारा कि दिखते भी नहीं हो साथ और रहते खिलाफ हो? तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं, ये भारत की सामरिक शक्ति और उसके अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की बात है। कांग्रेस या तमाम विपक्षी दल एक साथ खड़े हो, नवल किशोर जी एक बार इसका अलका जी जवाब देना चाह रहे हैं, एक बार अलका जी जवाब देना चाह रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला है। 2 लाइन का बस, उसके ऐसे मैं आ रही हूँ नवल जी, आ रही हूँ आप ही के पास। अंजना जी, जल्दी। मुझे लगता है आपको सुधांशु जी को बुलाने की जरूरत है, उससे अच्छे भाजपा के प्रवक्ता का काम ये कर रहे हैं। लड़ाई सारा समय कांग्रेस और राहुल गांधी जी से लड़ी है। देश के प्रवक्ता है, सेना पाकिस्तान से कोई राजनीतिक दल नहीं मेरा, मैं देश का नागरिक, मैं देश का प्रवक्ता। जब धोखा देने पर उतर आई है, डोनाल्ड ट्रंप कोई सड़क पर चलता हुआ आदमी नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। अब की बार ट्रंप सरकार, किसने कहा? कौन गल बनिया करके आया ट्रंप से? वो ट्रंप देश और विदेश में नवल किशोर जी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद का सत्र बुलाकर देश को बता दीजिए ना, पूरे देश से एक आवाज जानी चाहिए ना नवल किशोर जी, पूरे देश से एक आवाज है। प्लीज अलका जी, प्लीज वेट, अभी तक नवल जी से आधा घंटा निकल चुका है। नवल जी,
पूरे देश से एक आवाज जानी चाहिए ऐसे वक्त पर। ऐसा नहीं कि अब मतलब खत्म हुआ और इधर सियासत का सीज फायर भी खत्म हो गया, सब मतलब मैदान में कूद पड़े हैं। आपको नहीं लगता है कि अभी पूरे देश से कुछ दिन कम से कम एक आवाज जानी चाहिए? पाकिस्तान, आप देखिए ना, मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाती हूँ नवल जी। पूरे देश से एक आवाज जा रही है, लोग अपने तुर्की और अजरबैजान के ट्रिप्स कैंसिल कर रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि हम फौज के साथ हैं। जिन हथियारों से वो हमारी फौज पर हमला कर रहे हैं, पाक का साथ देने वाले मुल्कों को भुगतना पड़ेगा। पाक का समर्थन करने से कैसे तुर्की से लेकर अजरबैजान, इन तमाम देशों को नुकसान हो रहा है। 2024 में तुर्की से भारत ने करीब 88,000 करोड़ का व्यापार किया, जबकि अजरबैजान से 23 में 12,000 करोड़ का। 2024 में तुर्की में 3,30,000 भारतीय पर्यटक गए टूरिस्ट, अजरबैजान में 2,43,000 गए। भारतीय पर्यटकों ने 2,745 करोड़ रुपए तुर्की में खर्च किए, जबकि 2,662 करोड़ रुपए अजरबैजान में खर्च किए। औसतन एक पर्यटक ने तुर्की में लगभग 83,000 रुपीज, 83,000 रुपए, अजरबैजान में 1,08,000 रुपए खर्च किए। अब देखिए 2023 के मुकाबले अगर आप देखिए तो 2024 में तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटक करीब 21% ज्यादा थे। अजरबैजान जाने वालों की संख्या 108% ज्यादा थी। लेकिन अब देखिए तुर्की जाने वाले जो पर्यटक हैं उनमें गिरावट आ रही है। भारतीय पर्यटकों का गुस्सा ऐसा है, 30% जाने वाले पर्यटकों ने, और ये सिर्फ 1-2 दिन में हुआ है। अभी तो कल परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि तुर्की वाले ड्रोन थे और चाइनीज माल था। अगर देश की जनता इतना कंट्रीब्यूट कर सकती है तो फिर सारे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ दिन तक एक आवाज में क्यों नहीं बोल सकते? नवल जी। नहीं अंजना जी, बिल्कुल आपने जो बात कही, और मैं एक बात और कह देता हूं कि आपके शो पे इंतजार करना मेरी आदत बन गई है और इंतजार करवाना फितरत बन गया है। कोई मुझे गुरेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। आपकी मर्जी है, आप कहती भी हैं कि आपका शो है, आप अपने हिसाब से मौका देती हैं। लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूं इसमें। पहली बात तो ये कि सेना के शौर्य पर, भारत के सैनिक ताकत पर और भारत के विदेश नीति पर इस देश में 2 राय हो ही नहीं सकते। ये आज से नहीं, 1947 से यह धारणा बनी हुई है और बनी रहेगी। जब तक यह देश रहेगा तब तक रहेगा। सवाल ये है कि आपने डिबेट तो बिल्कुल शुरू किया जहाँ पे डिबेट होना चाहिए कि आखिर तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी को यह लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वह सेना का हौसला बढ़ाना चाहती है? सेना का हौसला जब बढ़ाना चाहते थे तब पक्ष विपक्ष एक था, यह पूरा देश जानता है और बिहार भी जानता था। उस दिन वो सर्वदलीय बैठक को छोड़कर बिहार में वह एक रैली कर रहे थे, ये पूरा देश जानता है। बिहार का चुनाव इस साल में है, ये पूरा देश जानता है। तिरंगा यात्रा के डीएनए में देखा जाए तो बिहार चुनाव है, ये पूरा देश जानता है। इस पर चर्चा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये ताबूत घोटालेबाज लोग, जो लोग सैनिक को रिसीव नहीं करते हैं, ये बिहार में पहला मौका नहीं था। बिहार का मंत्री भी कहता था एनडीए वाला कि सैनिक में भर्ती ही होता है मरने के लिए, इसमें कौन सी नई बात है? ये पहली बात नहीं कहा है। जहां तक संवेदनशीलता की बात है, विपक्ष पूरी तरह से सेना के साथ है। आप कह रहे हैं इस्तीफा की बात, इस देश में 26/11 के बाद गृहमंत्री ने इस्तीफा दिया था। यहाँ पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, कोई इस्तीफा दिया क्या? इतने रेल घटनाएं घटित हुई, कितने लोग मारे गए, कोई रेल मंत्री इस्तीफा दिया क्या? इतने 1000 किसान मारे गए इस एक आंदोलन में, कोई किसान मंत्री जो है कृषि मंत्री इस्तीफा दिया क्या? ये बात सिर्फ कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही अवसर पे प्रयोग करती है, लोगों को भुलवाने का, भटकाने का और अपने पक्ष में एक नैरेटिव करने का, जिसमें बहुत हद तक मीडिया भी साथ देता है। सवाल पूछना विपक्ष का काम है। हम तो कह रहे थे कि संसद का विशेष सत्र बुलाने का मांग राष्ट्रीय जनता दल ने किया था। ये पहली बार तो ये मांग थी नहीं, 1960 के दशक में ही मांग किया था और हुआ भी था, करना चाहिए था। बात करने के जो फोरम है, जो मंच है, अगर वहां पे हमें अवसर नहीं मिलेगा और आप बड़ी बड़ी बात करेंगे, रफू करने के चक्कर में आप दिखाना चाहते हैं कि हम 56 इंच का सीना है, सब कोई जान चुका है कि 56 इंच का सच्चाई क्या है, सब कोई जान चुका है। जिसको आप सच कहते हैं। सुधांशु जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जितने प्रश्न उन्होंने पूछे हैं जवाब दीजिए। देखिए, पहले मैं टेक्निकल जवाब दे देता हूं, फिर राजनीतिक जवाब बाद में दे देंगे। आप टाइमलाइन देखिए। ट्रंप के बयान से एक दिन पहले जेडी वांस से पूछा जाता है इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, तो वो कहते हैं दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ऑन रिकॉर्ड बोला था। फिर 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि उनको परमाणु युद्ध का खतरा नजर आने लगा? अब आप आइए,
1 बजे पाकिस्तान का डीजीएमओ भारत से संपर्क करने का प्रयास करता है। 3:35 पे भारत के डीजीएमओ से उनकी बात होती है। 4 बजे भारत सरकार डिक्लेयर करती है कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 4:35 या 40 पे डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। अब बहुत साफ समझा जा सकता है कि जो आईएमएफ से उसको कर्जा लेना था या जो परिस्थिति रही होगी। और एक टेक्निकल बात समझिए जो इंटरनेशनल मीडिया में आई है कि जो उनका नूर खान एयरबेस के पास जहां पर माना जाता है कि उनका न्यूक्लियर आर्सेनल था, देखिए न्यूक्लियर वेपन जो रखा रहता है वो कोई कमरे में ऐसे ड्राइंग रूम में नहीं रखा रहता, ओपन कमरे में, वो जमीन के काफी नीचे होता है, कई मीटर नीचे जाकर वो बना के बंकर रखा जाता है। उसके एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो इस बात का खतरा हो गया था कि अब अंदर जाना संभव नहीं हुआ है और किसी कारणवश कुछ ना हो जाए। यह संभावना हो सकती है कि अगर उसके अंदर कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता तो मेरे साथियों को समझना चाहिए भाई, ये जापान और अमेरिका की दूरी नहीं है कि जापान पे बम गिरा था तो अमेरिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ये तो हमसे 100 किलोमीटर के दूर के ऊपर है।